क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे पवित्र धरोहर को मिटाने का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार था जिसने सरकारी फाइलों में भगवान राम के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया था। एक ऐसा तथाकथित विकास का प्रोजेक्ट जिसके पीछे सिर्फ आस्था पर हमला नहीं बल्कि एक ऐसी भयानक वैज्ञानिक तबाही छिपी हुई थी कि जिसे अगर अंजाम दे दिया जाता तो न केवल दक्षिण भारत का भूगोल बदल जाता बल्कि देश का परमाणु भविष्य भी समुद्र में दफन हो जाता। आखिर क्या था वो सच जिसे आज भी आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ राम सेतु को तोड़ने की कहानी नहीं है, यह हमारे इतिहास को एक मिथक घोषित करने की, उस बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की कहानी है जिसे सदियों से हमारी पहचान को धुंधला कर रखा है। साल 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। उद्देश्य था 83 किलोमीटर लंबी एक समुद्री नहर बनाना ताकि जहाजों को श्रीलंका का लंबा चक्कर लगाकर ना आना पड़े। कागज पर यह आर्थिक फायदे का सौदा लग रहा था, पर हकीकत में यह नहर ठीक उसी जगह से गुजरती थी जहां आज राम सेतु मौजूद है। यहीं से एक बहुत बड़ा टकराव शुरू हुआ। साल 2007 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार ने एक ऐसा हलफनामा दायर किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसमें साफ लिखा था कि रामायण के पात्रों और राम सेतु के ऐतिहासिक होने का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कथा घोषित कर दिया था। लेकिन यह विवाद सिर्फ धर्म बनाम विकास तक सीमित नहीं रहा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि राम सेतु को तोड़ना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक भूल होगी। 2004 की सुनामी के दौरान राम सेतु की उथली संरचना ने सुनामी की लहरों को उसकी ताकतों को वेव डिफ्रेक्शन के जरिए तोड़ दिया था, जिससे दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा बच गया था। इसे हटाना यानी भविष्य की सुनामी के लिए एक सीधा रास्ता खोलना होगा। और इससे भी बड़ा खतरा भारत का थोरियम भंडार, भारत की परमाणु ऊर्जा का भविष्य इसी तट की रेत में मौजूद मेनाजाइट में छिपे हुए थोरियम पर टिका हुआ है। राम सेतु की संरचना ही वह समुद्री धारा ओशियन करंट बनाती है जो इस थोरियम को सुरक्षित रखती है। इसे तोड़ना मतलब अपनी परमाणु सुरक्षा को समुद्र में बहा देना। आर्थिक रूप से भी यह प्रोजेक्ट दिवालिया था क्योंकि नहर इतनी सक्रिय थी कि बड़े बड़े जहाज यहां से गुजर ही नहीं सकते थे। आज पूरी दुनिया इसे एडम ब्रिज कहती है। क्या यह सिर्फ एक नाम है? नहीं, यह हमारे इतिहास को हाईजैक करने का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सेतु बंद कहा गया है, लेकिन 11वीं सदी में अल बरूनी ने एक अब्राहमिक मान्यता थोप के आदम मतलब एडम स्वर्ग से सीधे श्रीलंका पर गिरे थे और इसी पुल से वो भारत आए थे, ये कहना शुरू कर दिया। नाम बदलते ही राम का अस्तित्व धुंधला कर दिया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। हैरानी की बात यह है कि 1747 के डच मानचित्रों में और 1788 के मुगल नक्शों में भी इसे स्पष्ट रूप से रामिन कोलिल यानी राम का मंदिर लिखा गया है। 1480 के चक्रवात ने जब इसे पानी में पूरी तरह से डुबो दिया, तब तक हिंदू परंपरा में यह राम का ही पुल था। लेकिन जैसे ही ये आंखों से ओझल हुआ, एडम ब्रिज का नैरेटिव दुनिया की किताबों में जबरदस्ती डाल दिया गया। ये नामकरण नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की याददाश्त को मिटाने का एक सुनियोजित प्रयास था। क्या विज्ञान इसे पत्थर का ढेर मानता है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर एस बद्री नारायण की कोर ड्रिलिंग ने भूवैज्ञानिकों के नियम तोड़ दिए हैं। प्राकृतिक रूप से भारी चट्टानें कभी भी रेत पर नहीं टिक सकती हैं। ये तभी मुमकिन है जब इन्हें कहीं और से लाकर रखा गया हो। सबसे बड़ा धमाका 2017 में साइंस चैनल की कार्बन डेटिंग में हुआ। पत्थर 7000 साल पुराने निकले, पर नीचे की रेत मात्र 4000 साल पुरानी। 4000 साल पुरानी नींव पर 7000 साल पुराने पत्थर। यह भूविज्ञान के लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का सीधा उल्लंघन था। यह साबित करता है कि पुल बाद में किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया था। और रही बात तैरते हुए पत्थरों की, तो विज्ञान इसे प्यूमिस कहकर टाल देता है, पर प्यूमिस पत्थर सफेद होते हैं जबकि ये काले और भारी हैं। और सबसे बड़ा सच, प्यूमिस कुछ समय बाद में डूब जाते हैं, जबकि राम सेतु के ये पत्थर हजारों सालों से तैर रहे हैं। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार है। असली लड़ाई राम सेतु पर नहीं, रामायण की वास्तविकता पर है। राम मंदिर की जीत ने हमें फॉर्मूला दिया कि पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी और आस्था का मेल। प्रोफेसर बीबी लाल ने अपनी खुदाई में जो गेरुवर्णी मृद भांड मतलब ओकर कलर्ड पोएट्री खोजी हैं, वे साबित करते हैं कि अयोध्या से लेकर किष्किंधा तक सब एक ही कालखंड में थे। आज श्रीलंका सरकार खुद 52 रामायण ट्रेल साइट प्रमोट करती है। अशोक वाटिका की रहस्यमयी काली मिट्टी जो कि तभी बन सकती है जब वहां पर कोई बहुत ज्यादा आग लगी हो, क्योंकि उसके आसपास की मिट्टी काली उतनी काली नहीं है। और संजीवनी पर्वत पर पाई जाने वाली
हिमालयी जड़ी बूटियां, संजीवनी पर्वत, वो जो हनुमान जी श्रीलंका लेकर आए थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां पर जो पहाड़ है वहां पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि पूरे श्रीलंका में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं, जिनका कोई और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है ही नहीं। ये इस बात के जीवित भौगोलिक प्रमाण है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो सच में इतिहास है। आज यदि हमने रामायण को वैज्ञानिक रूप से इतिहास सिद्ध नहीं किया तो भविष्य में विज्ञान के नाम पर हमारी बाकी प्रतीक भी मिटा दिए जाएंगे। राम मंदिर की जीत ने रास्ता दिखाया है कि कैसे आस्था और पुरातत्व मिलकर अजय प्रमाण बनाते हैं। जाते जाते बस एक सवाल, इतने सारे साक्ष्यों के बाद भी क्या आप मानते हैं कि रामायण सिर्फ कहानी है या आप एक ऐसे सच को नकार रहे हैं जो हमारी पहचान का मूल आधार है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर दीजिएगा। अगर आप मानते हैं कि हमारा इतिहास सुरक्षित रहना चाहिए तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम इस तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।